Good morning, dear students. Welcome to my channel, and thanks all for supporting me. And please keep supporting. Today, we will discuss about colligative properties, lecture 10th, unit 2nd. Colligative properties. क्या होती हैं colligative properties जो डिपेंड करे only upon the number of particles या number of moles of solute and does not depend upon the nature of solute. The properties which depends upon the number of particles या moles of solute and जो नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सोल्यूट। क्या होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? वे प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती हैं सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे और इसके नेचर पे, प्रकृति पे डिपेंड ना करती हूँ। ये क्या होगी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। देयर आर 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? दोबारा बता रहा हूं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर थोस विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल। किसके नंबर ऑफ मोल्स? सोल्यूट के। एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स नेचर। सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी, उसके सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगी। अभी फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो हमारी, वो है रिलेटिव lowering in वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में रिलेटिव लोअरिंग, ये टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने इसको डिस्कस किया था रोल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, इसका अनदर नेम था। दूसरा नाम था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तीसरा था इफेक्ट ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऑन द वेपर प्रेशर। सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है elevation in boiling point। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन। एलिवेशन क्यों होता है? सोल्यूट ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, क्योंकि सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है। उसके बाद थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ है ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर। आज हम सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, आरएलवीपी और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपको बता रहा हूं बार बार। क्या इफेक्ट ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऑन द सोल्यूबिलिटी वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का? अब सोल्यूट क्या है? नॉन वोलेटाइल। तो रोल्स लॉ किस पे लगता है? वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए। सोल्यूट क्या है? नॉन वोलेटाइल।
सॉल्वेंट क्या है, वोलेटाइल, तो रोल्स लॉ किस पे लगेगा, सॉल्वेंट पे। अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द solvent multiplied by vapor pressure of the solvent in the pure state। प्योर स्टेट, ये तो था अपना रोल्स लॉ। किसी भी कंपोनेंट पे रोल्स लॉ लगाते हैं तो उसके रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट। अब सोलवेंट पे लगा रहे हैं, सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन और सोलवेंट का ही वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में। सोलवेंट पे क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सोल्यूट क्या है अपना, नॉन वोलेटाइल। ये इक्वेशन होगी अपनी फर्स्ट। फिर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। अब हमें पता है सोल्यूट क्या अपना, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल है तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो वेपर प्रेशर क्या आएगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, इक्वेशन सेकेंड। ये सोल्यूट का वेपर प्रेशर हम 0 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सोल्यूट क्या अपना नॉन वोलेटाइल, तो वेपर प्रेशर क्या होगा 0। अब यूजिंग क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट करेंगे यूज। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है जहां पे, उसकी जगह क्या आएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यहां पे क्या आएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, इसकी जगह क्या आएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसकी जगह वेपर प्रेशर, मैं सेकंड इक्वेशन यूज कर रहा हूं, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के इक्वल है, तो यहाँ वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का, इसकी जगह क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। तो सॉल्यूशन का लेता हूं मैं PS और मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का B लेते हैं, सॉल्वेंट को XB मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द प्योर स्टेट P0B, ये आएगा अपना। अब क्या लिखेंगे, इसको प्रेशर को एक तरफ लेके आऊंगा, PS बाय P0B इज इक्वल टू XB। अब मैं क्या करता हूं, दोनों साइड को 1 में से सबट्रैक्ट करता हूं। ये मैं पहले भी टॉपिक बहुत डिटेल से करवा चुका हूं, ठीक है। सबट्रैक्टिंग each side from 1 करेंगे सबट्रैक्ट, 1 माइनस PS बाय P0B इज इक्वल टू 1 माइनस XB। ये क्या आएगा अपना, एलसीएम लेंगे, P0B माइनस PS डिवाइडेड बाय P0B इज इक्वल टू XA। XA क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो जो ऊपर वाली टर्म है P0B माइनस PS, इसको क्या बोलेंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और जो पूरी टर्म है इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब कंडीशन आती है कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है, क्या है ऊपर, जो अपना रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, कंप्लीट टर्म को बोलते हैं किसके इक्वल आया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। अब किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब कहेंगे सोल्वेंट पे भी तो डिपेंड करता है, अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो क्या आएगा, Na पे डिपेंड करेगा ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे, इसलिए ये क्या है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अभी मैं एक न्यूमेरिकल लेता हूं जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बेस पे आता भी है कई बार।
और इनके न्यूमेरिकल जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं इनके न्यूमेरिकल आपने अच्छी तरह से करने हैं। क्या हुई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? जो डिपेंड करती है अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के नेचर, उसकी प्रकृति पे डिपेंड न करे। अभी न्यूमेरिकल लेता हूं मैं। एक न्यूमेरिकल क्या है? वेपर प्रेशर दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर at 293 Kelvin is 17.51 mm of Hg. mm of Hg. Lowering of vapor pressure of sugar solution is 0.614 mm. कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? रिलेटिव lowering in वेपर प्रेशर। एक तो ये आपने डिस्कस करना है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना होगा। दूसरा आपने देखना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और थर्ड आपने चेक करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। वाटर का मोल फ्रैक्शन। अभी आपको पता है वेपर प्रेशर वाटर का कितना दिया है। वाटर क्या है? सोलवेंट, यानी कि पी नोट कितना दिया है? 17.51। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज 17.51 mm ऑफ Hg, यानी ये पी नोट दिया है। उसके बाद जो अपना 0.614 दिया है वो किसका दिया है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग किसको बोलते हैं आपको पता भी होगा, पी नोट माइनस पी एस, वो लोअरिंग होता है। ये क्या दिया है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ शुगर सॉल्यूशन। लोअरिंग, अगर ये वेपर प्रेशर शुगर सॉल्यूशन का दिया होता तो हम पी एस लेते केवल। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी पी नोट माइनस पी एस। कितना दिया है ये? 0.614 mm में दिया है दोनों। ठीक है, अभी हमने क्या निकालना है? लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जो फर्स्ट हमने निकालना है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर? पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नोट। क्या आएगा? पी नोट माइनस पी एस 0.614 डिवाइडेड बाय 17.51। आगे आप इसको सॉल्व कर लेंगे। मेन है जो आपको ये पता हो कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इसको बोलते हैं। जो ऊपर वाली टर्म है कंप्लीट टर्म को क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। उसके अलावा आपको ये पता हो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया है, प्योर स्टेट में दिया है, यानी कि वाटर का वेपर प्रेशर। ठीक है, तो पी नोट लिया है, सोलवेंट का वेपर प्रेशर लिया है। दूसरा हमें क्या निकालना है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब पी नोट माइनस पी एस कितना दिया है? 0.614। पी नोट हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? पी नोट 17.51 माइनस पी एस इज इक्वल टू 0.614। पी एस कितना आएगा अपना? पी एस आएगा 17.51 माइनस 0.614। आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। थर्ड है अपना क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। अभी आपको पता होगा जो सोल्यूट अपना ये दिया था, हमें कंडीशन दी थी पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नोट। ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर था। ये किसके इक्वल होता है? सोल्यूट के नंबर ऑफ सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के। अब सोल्यूट का इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये सोल्व किया है हमने, और इसकी वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेट 0.00351।
0.00351। दोबारा समझेंगे, हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। वाटर क्या है, सोलवेंट, लेकिन हमें पता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके इक्वल आता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अभी डिस्कस किया था हमने इस टॉपिक से पहले, इस न्यूमेरिकल से पहले डिस्कस किया था। ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये क्या हुआ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। लेकिन निकालना सोलवेंट का है, वो भी निकाल लेंगे। फिलहाल सोल्यूट का कितना आया मोल फ्रैक्शन, इसकी जगह वैल्यू क्या आई, इसकी जगह 0.00351, ये किसकी वैल्यू आई, एक्सेल, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अभी आपको पता होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। एक्स ए की वैल्यू क्या है, 0.00351 प्लस एक्स बी is equal to 1। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट 1 माइनस 0.00351, वो आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के। नेक्स्ट जो अपनी टर्म आती है, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है, वो आती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन, बढ़ोतरी। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है, कौन सा टेम्परेचर, जिसपे किसी भी सबस्टांस का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, वो टेम्परेचर जिसपे किसी भी सबस्टांस का जो वेपर प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना है, 373.15 केल्विन। या हम सेल्सियस में लें तो हाँ 100 डिग्री सेल्सियस। क्यों, क्योंकि इस टेम्परेचर पे वाटर का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। उसके अलावा वेपर प्रेशर सोलवेंट का ज्यादा होगा या सॉल्यूशन का ज्यादा होगा, हमेशा सोलवेंट का ज्यादा होगा, क्योंकि सोल्यूट जो ऐड होता है वो सोलवेंट के पार्टिकल को सरफेस पे जाने से रोकता है, यानी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो सोलवेंट से कम होगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर, तापमान है कौन सा, एट विच, जिस पर वेपर प्रेशर ऑफ ए सबस्टांस, किसी भी सबस्टांस का वेपर प्रेशर बिकम इक्वल, बराबर हो जाता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या हुआ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसपे किसी भी सबस्टांस का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। अभी एग्जांपल लेते हैं, boiling point of water is 373.15 Kelvin because, क्यों है इतना, क्योंकि इस टेम्परेचर पे, एट दिस टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, बिकम इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। अब अलग अलग जो भी सबस्टांस है हमारे, उनका अलग अलग टेम्परेचर होता है जिसपे उनका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो, और इसी वजह से हर एक सबस्टांस का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिफरेंट होता है। जरूरी नहीं है कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल कर रहा है या अपने वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल बना रहा है, सभी सबस्टांस 100 डिग्री सेल्सियस पे बनाए, नहीं, वो अलग अलग सबस्टांस पे डिपेंड करता है, क्योंकि इंटरेक्शन अलग अलग होती हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अलग अलग होते हैं। फिलहाल मैं इसको टॉपिक को आगे डिस्कस करवाता हूँ। ये एग्जांपल हुआ, ये बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन हुई। अब टॉपिक यहां से शुरू होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज। बॉइलिंग पॉइंट की बजाय हम वेपर प्रेशर से इसको डिस्कस करेंगे और डिटेल से आपको
समझ में आएगा। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर solvent is always greater than solution। सॉल्यूशन से ज्यादा किसका हुआ? वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का ज्यादा हुआ, कम किसका है? सॉल्यूशन का। तो हीट किसको करना पड़ेगा ज्यादा, ताकि उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो। मैं ग्राफ से इसको डिस्कस करवाता हूं। आप एक तरफ तो लेंगे वेपर प्रेशर और एक तरफ लेंगे टेम्परेचर। वेपर प्रेशर और एक तरफ लेंगे टेम्परेचर। अभी ये ले लिया हमने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भाई, जिसके इक्वल आते ही जो अपना कंपोनेंट है वो बॉईल करना शुरू कर देगा। अब वेपर प्रेशर किसका ज्यादा था? सॉल्वेंट का। ये किसके लिए हुआ? सॉल्वेंट के लिए, क्योंकि कम टेम्परेचर पे ही ये बॉईल करना शुरू कर देगा, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। कम किसका है? सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन को हमने क्या किया? ज्यादा हीट किया। आप कहेंगे कहां से दिख रहा है कि हमने इसको ज्यादा हीट किया है सॉल्यूशन को? वो आप यहां से देख सकते हैं कि इसकी जो टेम्परेचर रेंज है वो इतनी है, कम टेम्परेचर है। इधर जाएंगे ज्यादा वैल्यू होती है, जबकि इसकी कितनी है? यहाँ तक इसकी टेम्परेचर रेंज इतनी है। टेम्परेचर किसको दिया ज्यादा? सॉल्यूशन को। वेपर प्रेशर किसका ऊपर लिया हमने थोड़ा सा? सॉल्वेंट को, क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा। ग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे। ग्राफ बहुत बार आया हुआ है। एक तरफ लिया हमने वेपर प्रेशर, एक तरफ लिया टेम्परेचर। वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है? सॉल्वेंट का। हमने थोड़ा सा ऊपर लिया इसको, देखो यहाँ भी आप कंपेयर कर सकते हैं। इधर ऊपर लिया है, वैल्यू ज्यादा ली है किसकी? सॉल्वेंट की। और कम हीट करना पड़ेगा, टेम्परेचर भी कम दिया इसको। जबकि वेपर प्रेशर क्या है सॉल्यूशन का? कम। और हीट क्या करना पड़ेगा इसको? ज्यादा, ताकि इनके वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। और ये जो डिफरेंस होता है टेम्परेचर को, इसको ही हम क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो मैं इसको भी डिस्कस करवाऊंगा ग्राफ को, ठीक है। उससे पहले हमने क्या लिखा है? वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है? प्योर सॉल्वेंट का। कम किसका है? सॉल्यूशन को। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, हमें किसके इक्वल बनाना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। किसका वेपर प्रेशर कम है? सॉल्यूशन का। ज्यादा किसका है? सॉल्वेंट को। सॉल्वेंट को कम हीट करना पड़ेगा। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम था, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा हमें? ज्यादा हीट, ताकि इसका भी वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो हमने लिखा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन has to heat more, ज्यादा हीट करना पड़ेगा। क्यों? so that its vapor pressure become equal to atmospheric pressure, ताकि इसका भी वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। किसको ज्यादा हीट किया? सॉल्यूशन को। लेट कर लेते हैं TB नोट एंड TB आर द टेम्परेचर, या बॉइलिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पे वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। TB नोट आर द टेम्परेचर ऑफ, किसका है? नोट लगा है तो सोलवेंट, प्योर सॉल्वेंट का तो ये हुआ, एंड सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली का मतलब है क्रमशः भाई। TB नोट प्योर सॉल्वेंट का है, TB सॉल्यूशन का है। अब एलिवेशन बढ़ोतरी कितनी हुई? डेल TB इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा? ज्यादा टेम्परेचर किसको दिया है? सॉल्यूशन का हो गया ज्यादा टेम्परेचर। देखो सॉल्वेंट का क्या है? वेपर प्रेशर ज्यादा, टेम्परेचर क्या दिया हमने इसको? कम। ज्यादा टेम्परेचर किसको दिया? सॉल्यूशन को। यानी सोल्यूट जब ऐड हुआ, उसने क्या किया? बॉइलिंग पॉइंट को एलिवेट कर दिया, बढ़ा दिया। कितना बढ़ा? सोल्यूट ऐड करने से कितना टेम्परेचर बढ़ा वो हम देख सकते हैं। सॉल्यूशन का तो इतना है टेम्परेचर, इसको लिखेंगे TB, और सॉल्वेंट का TB नोट। कितना बड़ा है भाई टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट? वो इतना बड़ा है। कैसे निकालेंगे? इतना बड़ा है TB माइनस TB नोट। तो क्या वैल्यू हुई? TB माइनस TB नोट। यहाँ पे डेल TB को क्या बोला जाता है? एलिवेशन इन
बॉइलिंग पॉइंट। तो ये अपना टॉपिक हुआ। एक फॉर्मूला तो ये काम आएगा आपके, इसको रटना नहीं है भाई, रटना नहीं है। इसकी कंडीशन है वो मैं आपको बता चुका हूँ क्या कंडीशन है। ठीक है, आज के लिए इतना ही डिस्कस करेंगे लेक्चर को, या एक काम करते हैं इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं, टॉपिक को ही कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरी स्टेटमेंट है इसकी, एक तो ये स्टेटमेंट हुई, दूसरी जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल टी बी, elevation in boiling point is directly proportional to the molality of the solution, small m molality, del TB is equal to KB क्रॉस M। ध्यान रहे ये स्टेटमेंट भी आ जाती है, elevation in boiling point is directly proportional to the molality of the solution, small m क्या है, molality, और del TB क्या है, elevation in boiling point, KB कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसको हम क्या बोलते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। एक नंबर का क्वेश्चन आया था ये, स्कोपिक कांस्टेंट, एक नंबर का क्वेश्चन आया था शायद 2018 में आया था ये क्वेश्चन। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ केबी का नेम क्या है, या गिव सिंबल ऑफ एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। एक मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूँ जो काफी यूजफुल है केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी। वो क्या है, जब भी किसी कांस्टेंट को हमें डिफाइन करना हो, उसकी तरफ जो भी क्वांटिटीज है उसको यूनिटी मानेंगे। हमने मोलैलिटी लिया 1 मोल पर किलोग्राम, ये यूनिट होती है मोलैलिटी की, तो डेल टीबी किसके इक्वल आएगा, डेल टीबी इक्वल आएगा के बी के। जब भी किसी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को आपने डिफाइन करना, उसकी तरफ जो भी क्वांटिटी है उसको क्या मानेंगे, यूनिटी। मैंने एम को यूनिटी लिया, 1 ले लिया, तो डेल टीबी किसके इक्वल आया, के बी के। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की क्या डेफिनेशन बनी, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ये है, क्या है, किसके इक्वल है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ही है, लेकिन कब है, जब मोलैलिटी क्या ले सॉल्यूशन की, 1। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, elevation in boiling point when molality of the solution is taken as यूनिटी ले लिया जाए। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है, ये भी आ सकता है, एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट क्या है। एक और थोड़ा मैं इसको फॉर्मूले को एक्सपेंड करता हूँ, डेल टी बी किसके इक्वल आया, के बी क्रॉस एम। एम क्या है, मोलैलिटी। मोलैलिटी किसके इक्वल होती है, मोलैलिटी इक्वल होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। बी मैं सॉल्वेंट को ले रहा हूँ, ए सोल्यूट को। मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी एन बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू बी, के बी इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होते हैं, मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये फॉर्मूला भी काफी यूजफुल है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए। आज के लिए इतना ही डिस्कस करेंगे। आप सभी बच्चे इसको ध्यान से करेंगे और ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।